Hello and welcome to face classes. Today in this video we are going to discuss about the motions of the earth. आज इस वीडियो में हम लोग अर्थ के मोशंस के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। लैटिट्यूड्स जिसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने लॉन्जिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। लॉन्जिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं, इनकी सहायता से हम लोगों ने हीट जोन्स को भी समझने की कोशिश किया था। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की दो इंपॉर्टेंट गतियां हैं, एक को कहते हैं रोटेशन और दूसरे को कहते हैं रेवोल्यूशन। इन दोनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक लुक डालेंगे ऑर्बिटल प्लेन और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पर। ऑर्बिटल प्लेन जिसे कक्षीय समतल कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जिसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रोटेशन और रेवोल्यूशन के फर्क को समझते हैं। अर्थ की दो मूवमेंट्स हैं, एक को बोलते हैं रोटेशन और दूसरे को बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन वो प्रक्रिया होती है जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है, इसे ही हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हमारी अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है तो इसे हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। टू बी क्लियर, रोटेशन जब अर्थ अपनी जगह पर ही घूमे, आप अपनी जगह पर खड़े हैं और रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये रोटेशन है। और अगर आप कुर्सी का चक्कर लगाएंगे तो इसे हम रेवोल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है। अब हम ऑर्बिटल प्लेन को समझते हैं। ऑर्बिटल प्लेन को हिंदी में कक्षीय समतल कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे ही हम एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। एक्सिस जो है, जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है तो ये एक्चुअल लाइन से झुकी हुई होती है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल लाइन है एक्सिस का और जिस लाइन पर ये रोटेट कर रही है उसके बीच एक एंगल बनता है जो 66.5 डिग्री होती है। जिस प्लेन पर ये रोटेट कर रही है जो लाइन बनेगी, इसी को ही हम ऑर्बिटल प्लेन का नाम देते हैं। ऑर्बिटल प्लेन जो है ये इक्वेटर से अलग होता है। इक्वेटर यहां है, इक्वेटर जो हमारे अर्थ को दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है उसे इक्वेटर कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था। तो ऑर्बिटल प्लेन जो है ये इक्वेटर से अलग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है और एक्सिस से इस ऑर्बिटल प्लेन के बीच का जो एंगल बनता है आपको याद रखना है 66.5 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि अपने एक्सिस से अर्थ कितनी झुकी हुई है तो ये इसका एक्सिस है और ये उसका झुकाव है, तो इसके बीच का जो झुकाव है ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। आई होप आपको ऑर्बिटल प्लेन क्लियर है। अब हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करेंगे। हिंदी में प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये सूरज है, सन है ये, इसे सूरज कहते हैं आप। सूरज की किरणें हमारे अर्थ पर पड़ती हैं तभी हमें उजाला दिखाई पड़ता है। अर्थ पर जो रोशनी होती है वो सूरज से ही होती है, ठीक है। तो अर्थ जो है चूंकि ये राउंड शेप में है तो जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो पूरे अर्थ पर उजाला ना होकर उसके एक ही भाग पर उजाला होता है, ठीक है। तो जिस तरफ सूरज की किरणें पड़ रही हैं उधर उजाला होता है तो इसे हम दिन कह देते हैं, डे कहते हैं। वहीं सूरज की किरणें जहां नहीं पड़ रही हैं उसे हम नाइट का नाम देते हैं, रात का नाम देते हैं। अंधेरा है वहां पर इसलिए रात कहते हैं। अब इस रात और दिन को जो लाइन डिफरेंशिएट करती है, फर्क करती है, उसे ही हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम देते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां आपको यह बात समझनी जरूरी है कि जो एक्सिस है हमारे अर्थ का वो अलग जगह पर है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अलग जगह पर है, दोनों एक जगह पर नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन जिसे घूर्णन कहा जाता है, जब हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर ही रोटेट कर रही है, घूम रही है, मूव कर रही है, तो इसे हम रोटेशन का नाम देते हैं। यहां आप देख रहे हैं इसमें एनिमेशन में कि यहां से सूरज है और यहां पर आके निकलता है, डूब रहा है, निकल रहा है। एक्चुअली सूरज डूब और निकल नहीं रहा है, बल्कि हमारी पृथ्वी जब घूमती है, मूव करती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज निकल और डूब रहा है। एक्चुअली में हमारी अर्थ घूम रही है, इस वजह से ये घूमना और निकलना है। अब हम देखेंगे कि इस रोटेशन का इंपैक्ट हमारे अर्थ पर क्या होता है। तो एक चीज हम लोगों ने देखा कि इससे दिन और रात होती है, डे एंड नाइट। ये पहला इंपैक्ट है रोटेशन का। दूसरा इंपैक्ट क्या है इसका, चूंकि सूरज की किरणें जिस एरिया पर पड़ेंगी
जिस साइड सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वहां पर हमेशा टेम्परेचर यानी तापमान ज्यादा रहेगा। जिस एरिया पर सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा। तो टेम्परेचर में वेरिएशन भी रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सी का जो लेवल है ये भी चेंज होता है। हमारी अर्थ जब मूव कर रही है तो सी लेवल में चेंजिंग होती है। आपने टाइड का नाम सुना होगा, जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है। लो टाइड और हाई टाइड, हमारी समुद्रें जो हैं वो 24 घंटे में 2 बार समय ऐसा आता है कि उसके पानी बिल्कुल ऊंचाई पर चढ़ जाता है और फिर उसका पानी खाली भी होता है। तो आगे हम ये सब चीजें देखेंगे डिटेल में। तो यहां पर बस आपको ये देखना है कि रोटेशन क्या एक इंपैक्ट है टाइड्स का फॉर्मेशन। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखते हैं कि हमेशा आपको लगता है कि ईस्ट डायरेक्शन से सूरज निकलता है और वेस्ट डायरेक्शन में सूरज डूब जाता है। तो ये एक्चुअली सूरज निकलता और डूबता नहीं है, सूरज अपनी जगह पर होता है। क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है, इस वजह से हमें लगता है कि सूरज निकल और डूब रहा है। इसके अलावा एक और इंपैक्ट इसका होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द ओशियन एंड एयर करंट्स। जो हमारे अर्थ पर हवाएं चलती हैं, तो मान लीजिए हवा इधर से जा रही है और ये पृथ्वी इधर को घूम गई तो हवाएं जो है वो मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो ये भी इसका एक इंपैक्ट है, ये आप लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन को हिंदी में परिक्रमण का नाम दिया जाता है। ये हमारा सन है, ध्यान दीजिएगा। और जब सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूमती है तो इसे हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। यहां पर एक बात ये बता देना चाहता हूं मैं कि रोटेशन जो है लगभग 24 घंटे लगता है इस जमीन को पूरा एक चक्कर लगाने में। ठीक है, 24 आवर्स लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ घंटे इसमें कम ही लगता है इसको। अब अगर रेवोल्यूशन की बात करें हम, तो सूरज को लगभग 365 दिन लगता है पूरे सूरज का चक्कर लगाने में। यानी मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रही है ये अर्थ, तो इसको पूरा घूम के वापस इसी जगह आने में 365 दिन लगेंगे। तो रेवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे रेवोल्यूशन हमारे सीजन्स को इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो सीजन्स के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो जब हमारे यहाँ जनवरी और दिसंबर का महीना होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमने इससे पहले बताया था कि जो इक्वेटर होता है हमारा, इसके ऊपर का जो भाग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर के नीचे का भाग जो है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आपको देखने को मिलेगा, वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको समर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं जब आप मार्च महीने में आएंगे तो मार्च का महीना जो होता है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, स्प्रिंग यानी पतझड़ का मौसम होता है। वहीं अब जून और जुलाई की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, ज्यादा पड़ती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर जो जून और जुलाई के महीने में सूरज से परे होता है, यहां पर विंटर सीजन आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर यह बात समझने की है कि रेवोल्यूशन से जो हमारे सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, इसकी वजह से मौसम चेंज हो रहा है। सर्दी से पतझड़, गर्मी और फिर बाहर का जो मौसम आता है, इस तरह से मौसम चेंज होता है रेवोल्यूशन के जरिए से। तो अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो एक तो क्या है कि सीजन्स चेंज हो रहे हैं इसके जरिए से। ठीक है, दूसरा एक बड़ा इंपैक्ट होता है कि लेंथ जो होती है हमारे दिन और रात की, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये भी चेंज होती है। ठीक है, और एक इसमें फेनोमेना होता है एफिलियन और पेरिहिलियन। देखिए ये जो सन है, ठीक है, दिस इज सन। अब ये सन का चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी जब सूरज से करीब होती है तो इसको एपीहीलियन कहते हैं, और जब ये सूरज से दूर होती है तो इसको पेरिहीलियन कहते हैं।
तो ये रेवोल्यूशन के जरिए से ही होता है। साथ ही साथ एक टर्म होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो समय होता है जब दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे इक्विनॉक्स का नाम दिया जाता है। यहां आप देखें 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे दिन होते हैं जब हमारी अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन का समय और रात का समय बिल्कुल इक्वल, यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। वहीं एक बात और बता दें आपको कि सर्दी के मौसम में 22 दिसंबर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो 22 दिसंबर का जो दिन होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही छोटा होगा, 8-10 घंटे में पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन रात जो होगी वो बहुत लंबी होगी। यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं आप। वहीं अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो 22 दिसंबर को यहां पर दिन जो है वो बड़ा होगा और रात छोटी होगी। ठीक है, तो इसको हम विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। वहीं गर्मी के मौसम में 21 जून एक ऐसा दिन होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे की जो लेंथ होती है, दिन की जो पूरी ड्यूरेशन होती है वो बहुत लंबी होती है। पूरे साल में सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून को होता है, इसलिए इसको समर सोल्स्टाइस कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को देखें तो दिन जो है वो बहुत ही शॉर्टेस्ट होगा। तो यहां पर इंपैक्ट में आप ये भी देख रहे हैं इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइसिस है विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस। ये आपको समझने की जरूरत है कि विंटर सोल्स्टाइस का मतलब ये है कि एक ऐसा दिन, वो दिन कौन सा है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की जो रात है वो बहुत लंबी होगी और दिन जो है वो बहुत ही छोटा होगा। ये कहां पर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा। वहीं 21 जून जो दिन है ये समर सोल्स्टाइस का दिन होता है। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, रात बहुत ही छोटी होती है। तो ये इंपैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। आज की वीडियो में हम लोगों ने रोटेशन और रेवोल्यूशन को देखा और इसके इंपैक्ट्स को देखा, ऑर्बिटल प्लेन को देखा और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, and if you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe.